हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स विद क्वालिटी कंटेंट एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस which helps you crack your exams open and give you the best education available in the country. I am Vibha Raj. I am from Kota, Rajasthan, and I have been a teacher for the past 11 years. आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक को फॉलो कीजिए अनअकैडमी पर and you'll get all the updates of my classes. So we are on Unacademy, which is India's largest learning platform. India's largest learning platform meaning that आपको हर चीज बेस्ट यहाँ पर मिलेगी. आपको पूरी तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप अपने हिसाब से अपने एजुकेटर्स के साथ में और अपनी स्पीड पर पढ़ सकते हैं. You get multiple benefits on Unacademy. You get daily live classes, as in आप जब चाहें तब उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. आप अपने एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं. आप उनके साथ में डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आप इन क्लास पोल के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. आपको अगर आप प्लस स्टूडेंट हैं तो आपको रेगुलर टाइमिंग्स के ऊपर टेस्ट एंड क्विजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. आपको डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट यू नो कि आपको कौन कौन सी चीजें अभी और पढ़नी बाकी है या आपकी प्रिपरेशन के अंदर अभी और कितना आपको तैयारी करनी बाकी है. ठीक है. यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब आप पूरी तरीके से कोर्स को जिसको भी ज्वाइन करेंगे यू नो कि इस टाइमिंग्स पर इन एजुकेटर की मेरी क्लासेस हैं. आपको पता है कि हर 2-3 क्लास के बाद में मेरे को डाउट क्लास मिलेगा. आपको ये भी पता है कि एवरी वीकेंड आपको टेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है. सो इन ओवरऑल प्रिपरेशन इज व्हाट वी एम फॉर एंड द बेस्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड एक्सेस. आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार एक्सेस करते हैं, आप कर सकते हैं और पुराने वीडियोस देख सकते हैं, करंट वीडियोस देख सकते हैं एंड आपको एक ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर. अनदर वेरी गुड थिंग जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है इज दी फ्री लाइव क्लासेस. इनको हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं. ये स्पेशल क्लासेस जो है, पहली बात तो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई पैसा पे नहीं करना है. दूसरी बात, ये आपको बहुत इजीली एक्सेस हो जाती है. आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है एंड यू कैन वेरी इजीली एक्सेस दीज क्लासेस. सो हरी अप, download the Unacademy learning app through which you can get to know how Unacademy is becoming one of India's largest learning platform. You get to study from these brilliant educators और ये educators आपको help करते हैं to understand your subject in a better way, to solve all your queries and to make you fit for the exam. आप सबसे अच्छी चीज जो अनअकैडमी पे देखेंगे हमारे चैनल पे, आपको सिर्फ एक या दो नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. आप मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. इसका मतलब है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है. आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. सो आपकी एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो रही है फॉर बोर्ड एग्जाम्स. सो now let me tell you the process through which you can connect with us very easily. आपको अपने फोन्स में आप प्ले स्टोर में जाना है और उसके अंदर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है. राइट. व्हेन यू डू दैट, आप यहाँ पर अपनी क्लास चूज करेंगे विच इज सीबीएसई एंड इन सीबीएसई यू विल हैव टू चूज योर क्लास सीबीएसई क्लास 10. वंस यू डू दैट, आपको इतने सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं. ये जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं ये आपकी कन्वीनियंस से बनाए गए हैं. आप अपनी पसंद से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोई भी सब्सक्रिप्शन पिकअप कर सकते हैं. एंड बेस्ट थिंग इज that this is the usual price, but if you use the code VRCBSE, रिपीट कर रही हूँ, VRCBSE कोड को अगर आप यूज में लोगे तो you only pay ₹28,800 for a 36 month, that is 3-year long course. 3 years में you will be covering your class 10, you will be covering class 11 and you will be covering class 12. 3 classes आपकी cover होंगी. So hurry up. For any course, if you have to take it for 1 year, for 2 year or for 3 year, आपको सिर्फ VRCBSE कोड का इस्तेमाल करना है और आपके सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ हो जाएगा. राइट. So hurry up, come on plus and be a part of the Unacademy, the fiesta that we are having of education here.
ओके, सो हम लेट्स रिवाइज सोशल साइंस वाले हमारा जो एक सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर पर आए हैं, फेडरलिज्म, जिसका पार्ट 1 हम लोग अभी कवर करेंगे, राइट? हम लोगों ने इसके पहले पावर शेयरिंग वाला टॉपिक पढ़ा है ऑलरेडी, सो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा है फेडरल कॉन्सेप्ट का। In that power sharing chapter, we at the end of the chapter studied कि power sharing जो है वो 4 तरीके से हो सकती है। We saw कि horizontal power sharing है, vertical power sharing है, between different social groups है, and among different political parties, pressure groups, etc. हम लोगों ने देखा था। जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th के अंदर, राइट बच्चों? अब जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है इसको हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, एंड द वर्टिकल पावर शेयरिंग इज कॉल्ड फेडरलिज्म। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federation has 2 levels of government. Both these levels of the governments enjoy their power independent of the other. तो वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर आप पावर को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो। सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आपको मिलती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे मिलती है आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अलग अलग जाएंगे तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम आपको मिलेगा, और अर्बन एरियाज के अंदर आपको म्युनिसिपल सिस्टम मिलेगा, राइट? सो इसमें आप पावर को ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हो। द पर्पज ऑफ राइटिंग इट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट इज कि आप जो सबसे ऊपर पोजीशन दे रहे हो जिस अथॉरिटी को, दे होल्ड द हाईएस्ट पावर, whereas जो उसके नीचे आएंगे वो रिलेटिवली स्मॉलर पावर को एक्सरसाइज करेंगे। सो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल लेवल में हम इस पावर के डिवीजन को देखते हैं, ठीक है? दुनिया में बहुत सारे देश हैं, एज यू कैन सी हियर इन दिस मैप व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। आप बहुत सारे देशों में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस देखते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी देश हैं, एज यू कैन सी चाइना में नहीं है, मोस्ट ऑफ यूरोप के अंदर नहीं दिख रहा है, मोस्ट ऑफ अफ्रीका में आपको नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ साउथ अमेरिका में आपको नहीं दिख रहा है। बहुत सारे देश हैं जो इस सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फेडरल सिस्टम को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके साथ में इसका एक एब्सोल्यूट ऑपोजिट आता है, विच इज नोन एज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब होता है व्हेन द पावर इज ऑल कंसंट्रेटेड ऑन ओनली द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब एक यूनियन गवर्नमेंट के पास में सारी पावर हो, दैट्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हिच इज एन एब्सोल्यूट ऑपोजिट ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? तो यहाँ पर आप पावर को डिवाइड करते हो, whereas यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आप पावर को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखते हो। तो कई कंट्रीज के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस किया जाता है, एज वी सॉ इन द मैप इन द प्रीवियस स्लाइड। सो फेडरल गवर्नमेंट where the power is divided. This is seen in 2 types in the world. Types of federal system. First, coming together federation. Coming together, जैसे वर्ड ये हिंदी में अगर हम एज इट इज ट्रांसलेट करें तो इट विल बी साथ आना। तो द फर्स्ट route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. जब बहुत सारे छोटे states मर्जी से एक साथ आते हैं to form a bigger union, that is they are centralizing all their power, this is called a coming together federation. Now in this type of federation they are coming together, they are pooling their sovereignty to retain their identity and to create security. बहुत सारे लोग एक साथ क्यों आएंगे? क्या? ताकि वो अपने अपने पावर को सिक्योर कर सके और एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे को मदद कर सके, ठीक है? This type of a coming together federation is seen in the United States of America. As you can see, मैंने पीछे बैकग्राउंड के अंदर यूएसए का एक पॉलिटिकल मैप डाला है. There are 50 states. And all these states, if we say the 50 states of the United States of America, they enjoy equal power to the central government. They enjoy equal power to the central government. That means कि central government इनके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकती है और states जो हैं
वो अपने कानून अलग बना सकते हैं। दे हैव ओनली कम टुगेदर, ये एक साथ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि ये ना अपनी पावर को इकट्ठा करके एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर सके। सो इन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, छोटी यूनिट्स एक साथ आती हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, बट दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर इंडिविजुअल सोवर्निटी। वो अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी बना के रखती हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर अगर हम कहते हैं तो होल्ड करने के लिए यू होल्ड ओनली टू समथिंग विच इज ट्राइंग टू गेट अवे या विच इज गोइंग टू फॉल डाउन। तो आप होल्ड अगर कर रहे हैं किसी फेडरेशन को, दैट मीन्स you need a stronger power at the center and you cannot give equal power to all the subunits. Holding together federation is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain, Belgium are examples of this kind of holding together federation. जैसे हम भारत में देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी यूनिट्स थी जिनको जोड़ के हमने एक सिंगल कंट्री इंडिया का फॉर्मेशन किया। जिसे मैं लेट मी कम टू दिस मैप, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पर हमारे पास में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स थे, जैसे ये मराठवाड़ा था, ये राजपूताना था, ये सेंट्रल प्रोविंसेस थे, ये वाला एरिया जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी था, देन चेन्नई प्रेसिडेंसी थी। तो आपके पास में बहुत बड़े बड़े सेक्शंस थे एंड ऑल दीज सेक्शंस दे वर स्टिल अनसर्टन कि उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। तो जब 1947 में देयर केम अ क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक एरिया को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होता है फॉर नो कन्वीनियंस। बट अगर आप किसी एरिया को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर क्राइटेरिया। तो ऐसे में भारत को जब छोटे हिस्सों में डिवाइड करना था तो हमने भाषा को आधार बनाकर भारत को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। ये हम आगे चैप्टर में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। द कंट्री वॉज डिवाइडेड, बट इस छोटे डिविजन्स के अंदर you could not give equal power to the smaller units. The center was always more powerful than the states because the states were divided on the basis of language, they were divided on the basis of culture, and if we had given equal power to the states they might have moved out of the union of India. क्योंकि भारत के अंदर बहुत उस टाइम पर, आजादी के टाइम पर बहुत सारे डिविजन्स हो रखे थे। तो हमने अपनी पावर को इंश्योर करने के लिए, छोटे टुकड़ों को सही तरीके से बांध के रखने के लिए सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया इन कंपैरिजन टू दी स्टेट, रिजल्टिंग आवर्स इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पर स्टेट्स को पावर मिलती है लेकिन ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में होती है, ठीक है। नाउ व्हेन वी लुक एट फेडरलिज्म और फेडरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर मेनी different types of features which are seen in a federal system. So let us go with by them one by one. This is very important for your exam and this question comes for almost 5 marks. ये 5 marks में भी आ सकता है, ये 3 marks में भी आ सकता है to write in the exam. तो इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़िएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रहे, ठीक है। So let's begin. सबसे पहला, there are 2 or more levels of the government. ये हमने डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा था कि आपको सेंटर की ताकत को स्टेट में बांटना है, स्टेट की ताकत को आपको लोकल गवर्नमेंट में बांटना है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपके पास में सपोज हम रूरल में जाते हैं तो पंचायती राज सिस्टम हो सकता है। इस पंचायती राज सिस्टम में इंटरनली 3 लेवल्स होते हैं, तो आप जितने ज्यादा 2 से लेवल बांट सकते हैं आपके पास में पूरी छूट है, बट लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मोर देन 2. Second point, different tiers of government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction. Jurisdiction word is important. If you have to define it, it can come for 1 mark, so remember this. It is area of influence. Area of influence.
जहां पर हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे क्षेत्राधिकार, जहां पर आपके जिस क्षेत्र में आपका अधिकार होता है। तो अगर इफ आई टेक एनी सिटीजन से, हमारे पास में ए सिटीजन है इंडिया के अंदर, ये ए सिटीजन सपोज करो पंजाब में रहता है। कौन से स्टेट में रह रहा है? पंजाब के अंदर रह रहा है। पंजाब इंडिया के अंदर है। अब एक ही सिटीजन दोनों के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के भी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, वो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है। सो दोनों जुरिस्डिक्शंस क्लैश करते हैं in case of all the citizens of the country, but the division of powers of both the levels is specified in the constitution, which is the third point. The jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. ये डिविजन या ये स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी था, अदरवाइज एक ही सिटीजन के ऊपर बहुत सारे लॉज इंप्लीमेंट होते और वो शायद कंफ्यूज हो जाते कि भाई सपोज करो अगर किसी इस ए पर्सन ने कोई क्राइम किया है, तो ये क्राइम के बाद इसको कौन पनिश करेगा? उसको स्टेट पनिश करेगा या सेंटर पनिश करेगा या दोनों ही पनिश कर देंगे? या फिर उसकी इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगाना है, तो ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी है कि सिर्फ स्टेट लगाएगा या फिर सेंटर लगाएगा या दोनों ही टैक्स लगा देंगे। तो देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइन ऑफ डिविजन. So this division is mentioned in the constitution and the constitution provides separate jurisdiction to all the levels of the government, right? The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. ये बहुत एसेंशियल था। हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि सेंटर जो है वो ज्यादा ताकतवर होती है, होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में देखा सेंटर ज्यादा ताकतवर होती है स्टेट के कंपैरिजन में। बट शुड दिस मीन कि सेंटर कैन टेक ऑल द डिसीजंस फॉर द स्टेट? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। एनी डिसीजन, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज can only be made when center and state both approve. If both levels are not approving, then the changes cannot be made. So hence the line which is here, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally मतलब किसी एक लेवल के द्वारा changed by one level of the government. Such changes require the consent of both the levels of the government, right? तो अगर आपको संविधान के बेसिक प्रोविजंस में कोई चेंज करना है तो दोनों लेवल्स का अप्रूवल बहुत जरूरी है। The fifth point here is courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of the government in the exercise of their respective powers. अब clashes गवर्नमेंट के लेवल्स में हो सकते हैं। वी कैन सी कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है वो क्लैश कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। वी कैन सी कि कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट है वो क्लैश कर रही है दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में। वी कैन ऑल्सो सी कि कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट है जो क्लैश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो इन केस ऑफ एनी क्लैशेस, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की फाइनल अथॉरिटी हम किसको प्रोवाइड करते हैं? कोर्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। लोअर को हमारे को पता है कि हमारे पास में सब यूनिट कोर्ट्स होते हैं हमारे पास में। सबसे निचले लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, देन हायर लेवल के ऊपर हमारे पास में हाई कोर्ट्स होते हैं, एंड सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट की। सो द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल authority and it is irrevocable. So in case of any dispute, the Supreme Court is the final umpire which will tell the decision and it cannot be challenged anywhere in the country, right? तो हमने dispute solving का भी concept डाला है। The sixth feature, the sources of revenue for each level of the government
are clearly specified to ensure its financial autonomy. Yes, भारत में हम लोगों ने ये देखा है कि सेंटर ज्यादा ताकतवर है स्टेट से, बट शुड दिस मीन कि हर चीज के लिए स्टेट को सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा? ऐसे में तो स्टेट की पावर कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि सेंटर के पास में अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस हो एंड एट द सेम टाइम स्टेट्स के पास में भी अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस हो। थोड़ा कुछ चीज तो सेंटर से मिलती है स्टेट्स को, लाइक द एनुअल बजट डिस्ट्रीब्यूट्स द मनी अमंग्स द होल स्टेट्स, बट कुछ फाइनेंस आप खुद भी जनरेट करते हो ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो सके। और ये जो डिवीजन है कि कौन से फाइनेंस के सोर्सेस सेंटर के हैं और कौन से फाइनेंस सोर्सेस स्टेट के हैं, ये स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि सबको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मौका मिले। एंड द सेवेंथ एंड द फाइनल फीचर, द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives: to safeguard and promote unity of the country, the center. Whenever we talk about India, so with the term of India या Indian government, we do not see a specific state, we do not see a specific caste or religion or language or culture. What we see here is our nation. So the purpose of making a central government is to create a sense of unity amongst the people of the country and at the same time to accommodate regional diversity. We, yes, are controlled by the central government, but as a state, we are free to entertain our own identities at the state level. Like if you are going to Bengal, you'll find that the type of language that they are using, the type of food that they are eating, the type of religion that they are practicing, it may be very different from what you would see in Punjab. So yes, we are all bound by the center, but that has not evaporated our own regional identities and we get to accommodate our regional diversity. So we are a beautiful mixture of a unified nation which has a bunch of different cultures fostering inside it. How have we witnessed all these features in our own country? So introduction of the third tier in our own nation. The constitution originally provided for a two-tier system. At the time of independence when the constitution was framed, तब हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट दो लेवल इंट्रोड्यूस किए गए थे और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कमांड में आ रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, स्टेट गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये इंडिविजुअली अपना काम नहीं कर सकते हैं, दे रिक्वायर सम हेल्प, दे रिक्वायर अ सब डिविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेंस लोकल गवर्नमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड रूरल एरिया में पंचायत जो थी उनको इंट्रोड्यूस किया गया, अर्बन एरिया के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज जो थी उनको इंट्रोड्यूस किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हम भारत में देखते हैं कि भारत के अंदर जो पावर्स हैं वो हमने 3 लेवल में डिवाइड की है। India is a federal country and in the features of federalism we saw that power of each level should be divided and should be constitutionally identified, specified. तो हमने अपनी पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. Let us start with the first list, union list. The union list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency, etc. यूनियन लिस्ट के अंदर सारी वो पावर्स हैं जो सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है and only central government can make laws regarding this, can make any changes regarding this. So defense, जैसे हमने देखा कि इंडियन आर्मी होती है, we never say हरियाणा आर्मी और we never say बिहार आर्मी, we say इंडियन आर्मी. Why? Because it defense, देश का जो डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है and the Indian army has taken the oath to protect the nation regardless of the region, the religion or the language that the people speak.
सेम वे फॉरेन अफेयर्स, अगर कोई भी विदेशी डील होती है, कोई बड़ी बिजनेस डील हो रही है, तो इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड all the foreign deals are done after the signature of the president only. राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे तो फॉरेन डील्स मानी नहीं जाती हैं. बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. करेंसी भी हमारे पास में क्या है, इंडियन रुपी है. We don't have Punjab rupee or we don't have Rajasthan rupee. We have the Indian rupee, which is the currency of the country. If हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर अपनी अपनी करेंसी होगी तो शायद इंटरनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट. सो हमने इनको इंक्लूड किया है so that any change which is to take place in these matters is uniformly implemented throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. So as I said कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बना सकती है and it is known as the union list. Second is state list. State list is जिसके अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है and it will be implemented only within the state. इसका jurisdiction जो है वो state boundaries के अंदर ही होता है. State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce and agriculture and irrigation. पुलिस, जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या देखा था, आर्मी की पावर देखी थी which is to defend the nation. ये था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. But if there is a crime at the local level, तो इस चीज के लिए तो इंडियन आर्मी नहीं बुलाई जाएगी. इसके लिए आपको लोकल डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए और ये लोकल डिफेंस मैकेनिज्म आता है पुलिस से. तो स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस की सुविधा दी जाती है. ट्रेड, कॉमर्स एंड इरिगेशन, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये भी स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है. वी ऑल नो कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो हर एरिया के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रेड्स में और एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं. जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, ऑन द अदर हैंड गोवा के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है. राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन टूरिज्म एंड सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन द लिटिल फर्टाइल एरियाज इज कंडक्टेड. तो हर राज्य का अपना अपना इनकम सोर्स अलग अलग है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये ताकत राज्य को दी गई है कि आप अपने हिसाब से कानून बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप यूनिफॉर्म लॉज नहीं लगा सकते पूरे ऑल ओवर द नेशन. द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. द थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और सेंटर मिलकर डिसीजंस लेते हैं. The concurrent list includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade unions, marriages, adoption and succession. Like for example, if आप राजस्थान में हैं तो वहां पर आप RBSc का कोर्स भी पढ़ सकते हैं और आप CBSE का कोर्स भी पढ़ सकते हैं. आप गुजरात में हैं तो आप गुजरात बोर्ड का कोर्स पढ़ सकते हैं एंड आप CBSE का कोर्स पढ़ सकते हैं या आप ICSE का कोर्स पढ़ सकते हैं. तो एजुकेशन जो है उसमें दोनों मिलके कोर्स फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं. बट यस, जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस की तरफ आते जाते हो, आप 9th, 10th, 11th, 12th में आ रहे हो, तो जो कोर्स है उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है. दे आर मोर बेस्ड ऑन NCERT, सो दैट बाय द टाइम यू विल रीच कॉलेज आपका सभी बच्चों का जो बैकग्राउंड होगा वो एक जैसा होगा. किसी को भी बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आना नहीं पड़ेगा, राइट. जंगल हो गए, फॉरेस्ट, अगर किसी स्टेट में है, जैसे झारखंड के अंदर फॉरेस्ट है, तो झारखंड भारत के अंदर भी तो है, वो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी में भी आता है. सो इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट दोस फॉरेस्ट, right? So different topics we can see here in the concurrent list which are controlled by both the state and the center. In case कोई इसके अंदर dispute होता है या कोई single decision पे नहीं आ पा रहे हैं ये लोग, तो सेंटर की बात ऊपर रखी जाती है. The central government's authority is relatively higher here, but
अगर फिर भी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, फिर भी स्टेट नहीं मान रहा है, तो फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. As I said कि union government के power relatively ज्यादा रहेगी. ठीक है. अब हम लोगों के जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो 1950 के अंदर they segregated all the things according to what is good for union, what is good for state, and what should be going in the concurrent list. But they were aware that they are in a year जहां से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा के लिए यूज में लिया जाने वाला है. एंड यू नेवर नो व्हाट न्यू थिंग्स may appear in future. भविष्य में जो इस टाइम पर अवेलेबल थी वो तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस कर दी, बट फ्यूचर में और कौन सी नई चीज आ जाएंगी, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, कौन सी नई चीजों की कानूनों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे. सो दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू लीव सम स्पेस फॉर व्हाट मे कम इन द फ्यूचर, एंड दैट सेक्शन इज नोन एज द रेसिड्यूअरी सेक्शन या रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट. इसको खाली छोड़ा गया था वो टॉपिक्स डालने के लिए जो भविष्य में आएंगे या जिसको आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे. फ्यूचर में एक चीज जो सबसे तेजी से एडवांस करके आई, दैट वाज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द टेक्नोलॉजीज. सो करंटली रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में एक टॉपिक है विच इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एटसेट्रा. बाय डिफॉल्ट जो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कमांड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. बाय डिफॉल्ट किसकी कमांड होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चाहे तो स्टेट्स के साथ में शेयर कर सकती है. लाइक वी कैन सी अ वेरी कॉमन थिंग विच वी आर सराउंडेड विथ सेल फोन्स. सेल फोन्स हम सबको पता है कि हम सबकी जरूरत का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और सेल फोन्स के थ्रू आज हमको इंटरनेट फैसिलिटीज हमारे हाथ में मिलती है, राइट? So technically computers and softwares, all these things come in the jurisdiction of the center, but because now internet is available at the palm of your hand, hence there are many issues, many cases, many crimes which are also witnessed through the online services. Like for example अगर आपके साथ में कोई fraud होता है या आपको कोई चीट करता है या आपको कोई हैरेस कर रहा है ऑनलाइन, तो ऐसे में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल टू अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. हेंस many of the powers of the central government have been shared with the state, and we'll find that there is a cyber cell in almost all the states जहां पर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के साथ में रिलेटेड होने वाले इश्यूज को स्टेट गवर्नमेंट्स खुद डील करती हैं, राइट? So residuary subject, whatever was a residue, whatever was the left part was included in the residuary subject. For example, computer software and e-commerce, right? So आज के लिए इतना ही बच्चों. कल की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में और देखेंगे कि इतने सारे जो हमने फेडरलिज्म के फीचर्स देखे उसको भारत के अंदर हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया और उसको इम्प्लीमेंट करने में भारत को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, and how we overcame this as we always do. So have a great day all of you. Connect with us on Telegram as soon as possible. Telegram ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है. ये जो लिंक है इसको आपको यहाँ पर कॉपी करना होता है और उसको क्लिक करना होता है. Once you do that, you will instantly be a part of the Unacademy टेलीग्राम ग्रुप ऑफ क्लास 9th and 10th, जिसमें हम लोग 9th and 10th की जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके लिंक्स डेली बेस पर आपको भेजते हैं. एंड आपको जैसे ही लिंक मिलेगा आप देख सकते हैं कि आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं उनकी क्लासेस स्पेशल क्लास में कहाँ लग रही हैं, क्या लिंक है, या यूट्यूब के ऊपर कहाँ लग रही है, या फिर प्लस क्लासेस जो है वो कहाँ पे लग रही हैं. तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट सोर्स हो जाएगा जिससे आप इजिली सारी क्लासेस से कनेक्ट कर सकते हैं. सो सब्सक्राइब टू दिस and be a part of the Telegram channel group. Don't forget to like this video, share this video, and
Do tell your friends that you are studying on Let's Crack 9th and 10th channel, जहां पर आपको बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी तैयारी के लिए. Thank you so much, guys. Don't forget to use the code VRCBSC and get your 10% discount jaldi se. So hurry up. See you on Unacademy very soon.